हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया? पढ़ाई कर रहे अच्छे से? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का ही लास्ट लेक्चर होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, ठीक है, जिसमें हम लोग पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ऐसे इसका मैंने डिफरेंस यहाँ आपके सामने लिख रखा है पहले से ही, क्योंकि फिर वीडियो लेंदी हो जाता है बोल करके मैं थोड़ा कम टाइम इसको मैं कवर कर पाऊँ, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया। चलते हैं एक एक जो हमारा पॉइंट है उसको आप समझाते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस यहाँ और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इस साइड है, ठीक है। तीन हमारे पास कॉलम है। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, क्या लिखा गया? दे आर वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेट। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ इधर समझाने के लिए? ओके, वहाँ तक लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग जानते थे कि क्या होता है, एक जो स्पेसिमेन या फिर कोई मैटर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जिसको बोला जाता है, या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, एच वेक्टर, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं ये क्या करता था? अगर हमारा स्पेसिमेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से बना होगा, ठीक है, अगर हमारा स्पेसिमेन जो हमारा स्पेसिमेन रखे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है, इसका जो हमारा का अंदर में क्या बताए थे, एटॉमिक लेवल पे बताए थे कि मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, हर एक एटम मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसका एक प्रॉपर्टी है कि जब हम लोग फील्ड लगा देते हैं, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटाइजेशन वेक्टर लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है उससे, ये जो डायपोल हमारा जो होता था, ठीक है, वो अपने आप को ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। बात समझ रहे हैं? तो इससे क्या होता है, ये जो हमारा सब्सटेंस अब मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा गया है तो ये रिपेल हो जाता है, ये रिपेल करता है इसको। इसीलिए लिखा गया फर्स्ट पॉइंट कि दे आर वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेट। ये जो डायपोल जो बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये बहुत कम बनता है, इसीलिए हम लोग वीकली रिपेल होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है, बहुत नहीं कि बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक, ठीक है, बहुत कम, बहुत छोटा सा, ठीक है, वो रिपेल करता है। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, दे आर वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप आते हैं पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे। यहाँ देखें, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। पारामैग्नेटिक का प्रॉपर्टी क्या करता है कि जब हम लोग इसी पे समझ लीजिए, इसी डायग्राम में जब हम लोग पारामैग्नेटिक टाइप सब्सटेंस को अगर रखते हैं किसी मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के अंदर, ठीक है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये जो एच होता है क्या पढ़ते हैं इसको? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो जब हम लोग स्पेसिमेन को मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के अंदर रखते हैं, उस फील्ड के अंदर डालते हैं पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, तो देखिए क्या होता है, जो हम लोग को डायपोल है, ठीक है, सब खेल डायपोल का है, ठीक है। तो डायपोल जो होता है, एटॉमिक जो डायपोल हम लोग का बनता है एटॉमिक लेवल पे, वो क्या करता है, कुछ हद तक ये अपने आप को इधर अलाइन कर लेते हैं, मतलब कि सभी का सभी एटम आपको अलाइन करते नहीं दिखेंगे, कुछ इधर उधर भी होंगे, लेकिन आपको कुछ हद तक इसका अलाइनमेंट इस फील्ड के डायरेक्शन में देखने को पाया जाता है, ठीक है। जिसके वजह से ये जो अब स्पेसिमेन है, जो पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, ये क्या होता है, वीकली अट्रैक्ट होता है, ये वीकली रिपेल्ड था, इसका जो नेट डायपोल है उस फील्ड के डायरेक्शन में आता है कुछ हद तक, इस वजह से हम लोगों को क्या मिलता है, इधर ये अट्रैक्टेड दिखता है थोड़ा, कुछ हद तक, ठीक है, स्मॉल एक्सटेंट तक। लास्ट जो पॉइंट इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को लेकर के, फर्स्ट पॉइंट हमारा, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर यहाँ ला कर डालोगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के अंदर में, तो क्या होता है, ये जो डायपोल सब है, मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, वो मैक्सिमम अपने आप को इधर अलाइन कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं फील्ड के अंदर में। क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तीनों का क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा गया है, अक्वायर वीक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर।
मैग्नेटाइजेशन वेक्टर किसको लिखते थे, आई वेक्टर है ना, इसको लिखते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, आई वेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने। तो क्या लिख रहा है, एक्वायर वीक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसी बात को लिखा गया है कि क्या होता है, जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर याद है, आई इज इक्वल टू लिखते थे एम नेट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एम नेट मतलब कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से कुछ सेक्शन काट के निकालिए, उसमें जो फील्ड जो मैग्नेटिक डायपोल अलाइन करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, उसको लोग बोलते थे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, है ना। तो इसके केस में डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस केस में अगर आप स्मॉल एक यूनिट वॉल्यूम काट के निकालते हैं तो आपको क्या दिखेगा, आपको बताया था, उल्टा डायरेक्शन में कुछ ना कुछ हद तक अलाइन कर लेते हैं। तो एक आई का जो वैल्यू आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के, वही लिखा गया है एक्वायर वीक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ठीक है। वीक मतलब कहने का स्मॉल बोल सकते हैं, वीक या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं स्मॉल, है ना, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है हमारा, ठीक है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को क्या करता है, ये जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो अपने आप को अलाइन कर लेता है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारा उल्टा रहता है अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है, पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को तो बोलते हैं आई, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इसका गया, फिर इसका आता है सेकेंड पॉइंट पे, एक्वायर वीक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वही बात तो मैंने बताया, इसमें से अगर यूनिट वॉल्यूम काट के निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ हद तक नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखता है उस डायरेक्शन में, क्लियर है। फिर लास्ट पॉइंट इसका देखेंगे तो क्या है, एक्वायर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, मतलब बहुत यूनिट वॉल्यूम से निकालेंगे तो उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू आएगा ना वो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए लिखा गया है कि आई का जो वैल्यू होता है इस केस में, थर्ड वाले फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ज़्यादा होता है जब इस फील्ड में रखते हैं, तो बहुत सारा डायपोल अपने आप को उसके डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, ओके, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट भी गया तीनों का। थर्ड पॉइंट आते हैं, अब फ्रीली सस्पेंडेड डायमैग्नेटिक रॉड अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अच्छा, क्या लिखा है, अगर एक फ्रीली सस्पेंड, मान लीजिए ये डायमैग्नेटिक से बना होगा अगर सब्सटेंस है, ठीक है, और मान लेते हैं ऐसे फील्ड जा रहा है यहाँ से, ठीक है, ऐसे मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूँ, कुछ यहाँ धागा बांध के फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूँ ना, तो ये क्या कर लेगा ना, ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। जैसे फील्ड इधर होगा तो ये इस तरीके से अलाइन करेगा अपने को, ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वही लिखा गया है कि डायमैग्नेटिक एक प्रॉपर्टी है कि फ्रीली सस्पेंड डायमैग्नेटिक रॉड अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। इसमें अगर रखा जाए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से बना रॉड अगर रखेंगे आप तो क्या होगा, अलाइन कर लेगा कहाँ पे, इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड, वो फील्ड के पैरेलल अलाइन कर लेगा। थोड़ा सा ही फोर्स लगेगा उस पर, थोड़ी सी वैल्यू आएगी, लेकिन फिर भी अलाइन तो करके रखेगा ना। ये भी वही बात है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़ोर से अलाइन करेगा, बहुत कम अलाइन करेगा, ठीक है। हाँ, यही होगा, अगर आप ऐसे रखेंगे और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो वो जितना टाइम में अलाइन करेगा, हो सकता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जल्दी अलाइन कर ले क्योंकि उस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा अलाइन करता है जल्दी से जल्दी, तो इसलिए ये बात, लेकिन अलाइन कर लेगा, वो अपने उस फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा अपने आप को, ठीक है। ये लिखा गया फ्रीली सस्पेंडेड फेरोमैग्नेटिक रॉड अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड, ओके, ये भी गया, थर्ड पॉइंट भी गया। फोर्थ में आते हैं, ससेप्टिबिलिटी इज अ स्मॉल एंड नेगेटिव। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे देखेंगे आप, फर्स्ट केस जब हमने ड्रॉ किया था आपके लिए तो कुछ हद तक दिखाया था हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में रहता है, नेगेटिव हम लोग का आई का वैल्यू नेगेटिव आता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, हम लोग का फील्ड इधर लग रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है, वेक्टर है, वो अपोजिट लग रहा है, समझ आ रहा है, एच इधर है, आई इधर है, तो आई हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ से इसका देखिए, आई इज इक्वल टू, हम लोग याद कीजिए तो लिखे थे एक्स, जो हम लोग थे जीटा, सॉरी, वो क्या होता था, आई बाई एच ना, ठीक है, या फिर आई इज इक्वल टू जीटा एच, ऐसे ही होता था ना। तो हम लोग जानते हैं, अब इसका वैल्यू ये दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब इसका कितना वैल्यू आएगा जीटा का वैल्यू, खैर ये मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, पारा डायाफेरो पर डिपेंड करता है, लेकिन साथ में भी तो बोल सकते हैं कि एच का कुछ वैल्यू निकालेंगे, अगर आई मान लेते हैं नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेगेटिव क्यों डालेंगे, ये वेक्टर साइन अगर डालेंगे तो यहाँ पे इस केस के लिए, पार्टिकुलर इस केस, मैं तीनों केस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस केस के लिए
आई यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर डालना पड़ेगा ना, आई यहाँ पे आई वेक्टर अपॉन एच वेक्टर लिखना पड़ेगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि एच इधर लग रहा है तो आई इधर लग रहा है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि आई बहुत छोटा होता है इस केस में, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में आई बहुत छोटा होता है, आई का वैल्यू छोटा आएगा। एच तो कांस्टेंट मान लेते हैं, सेम एच तीनों में अप्लाई कर रहे हैं। ये केस, एक और केस लिख लेते हैं, एक और केस लिख लेते हैं। तीनों के लिए मैं ये तीनों के लिए अलग अलग लिख दिया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अगर मान लेते हैं एच तीनों में समान है, एच तीनों में इक्वल एच आपने डाल दिया, तीनों मटेरियल के लिए कांस्टेंट एच का वैल्यू आपने फिक्स कर रखा है। अब जब इसमें देखेंगे आप, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ डायपोल्स अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में लाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है। और कुछ हद तक जब लाइन करेंगे तो उसका आई का वैल्यू क्या होगा, एमिनेट बाई जो परमानेंट वॉल्यूम मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। तो जब हम लोग इसका वैल्यू कम आएगा तो एक्स का जो वैल्यू होगा ऑब्वियसली, क्योंकि तीनों कांस्टेंट डाल रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए इस बात को, मैं एच का तीनों में कांस्टेंट डाल रहा हूँ। अब आई पे हम लोग देख रहे हैं क्या क्या आई कितना परिवर्तन हो रहा है, उसमें कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, किधर अलाइन कर रहा है उसको देखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ से अब आई जानते हैं कुछ हद तक इधर अलाइन करेगा तो आई का जो वैल्यू आएगा वो थोड़ा कम आएगा। तो आई का जब वैल्यू कम है तो जो जीटा का वैल्यू वो ऑब्वियसली कम रहेगा। इसलिए इस पॉइंट को लिखा गया है कि ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव, ठीक है। स्मॉल आएगा और साथ में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, समझ में आ रहा है बात सबको? ठीक है। इस केस के लिए अगर बात करें, ये हमारा मान लेते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैं ड्रॉ किया हूँ, तो जीटा इक्वल टू आई बाई एच, ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि आई इधर ही लाइन करता है अपने आप को, नेट मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर ही रहता है, ठीक है, लेकिन कम रहता है। तो इसके लिए ये वैल्यू भी कम रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए लिखा गया जीटा इज स्मॉल बट पॉजिटिव, ठीक है। एक्स का वैल्यू जो जीटा, सॉरी एक्स नहीं जीटा बोलते हैं इसको, जीटा वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है और लेस देन फ्यू नंबर होता है। इसमें क्या होता है, लेस देन जीरो एंड -1 के बीच में, मतलब कि उससे -3 -5 नहीं आता है, बहुत कम छोटा रह जाता है। और इसके केस में क्या बोलेंगे, पॉजिटिव होता है और लार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि आई का वैल्यू बहुत ज़्यादा आता है इसमें। एच तो सेम, तीनों के सेम कर दिया है। आई जब बहुत ज़्यादा रहेगा तो एक्स का जो जीटा का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा आएगा। बात समझ रहे हैं? दिख रहा है सबको क्लियरली? ओके, दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं, एक पॉइंट हो गया सबका क्लियर ना। हम आते हैं 5th नंबर पॉइंट पे। इसमें जो होता है परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल लेस होता है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के। अगर कंपेयर करेंगे आप, ठीक है, हम लोग जानते हैं म्यू आर इक्वल टू लिखते थे कितना, म्यू आर इक्वल टू लिखते थे म्यू बाय म्यू नॉट या फिर म्यू एम बाई म्यू नॉट, म्यू एम बाई म्यू नॉट लिखिए चाहे म्यू लिखिए। ये कहने का मतलब है ये क्या है, परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम है, और ये क्या है, ये परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसका क्या आता है, म्यू आर लिखते थे, ये म्यू आर है, म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का क्या होता है ना, म्यू का वैल्यू, अच्छा ये इसको क्या लिखते थे, 1 प्लस जीटा भी आया था सॉल्व करने से, याद है? समझ में आ रहा है? म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जीटा आया था। तो अगर हम लोग बोल सकते हैं, अगर म्यू आर जीटा का वैल्यू इसके लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, तो 1 से कुछ वैल्यू माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो म्यू आर क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 से 1 प्लस जीटा है, अगर 1 में कुछ भी वैल्यू थोड़ा सा माइनस हो जाए तो वैल्यू 1 से छोटा हो जाता है ना, बात समझ रहे हैं ना, 1 से छोटा हो जाएगा। जब 1 से छोटा मतलब इसको लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा, लेस देन, इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर सॉल्व करेंगे जीटा का वैल्यू हम जानते हैं स्मॉल एंड नेगेटिव होता है, थोड़ा सा भी अगर माइनस करते हैं 0.2 भी पुट कर सकते हैं नेगेटिव में, तो 1 माइनस 0.2 कितना, 0.8, मतलब लेस देन 1 हो गया। तो इसको लिखेंगे म्यू बाय म्यू नॉट या फिर म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जीटा हम लोग लिखे थे ना, याद कीजिए, डिराइव किए थे। तो ये लेस देन 1 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, तो इस केस से यहाँ से बोल सकते हैं कि नहीं कि म्यू विल बी लेस देन, इधर लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेस देन म्यू नॉट। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहाँ इस केस में क्या करेंगे, यहाँ भी सेम वही म्यू आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू बाय म्यू नॉट, और ये इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस जीटा। अब जीटा क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये ग्रेटर देन ऑब्वियसली 1 आएगा, तो इसलिए म्यू क्या हो जाएगा, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट आएगा, ठीक है। और इसमें चूंकि हमको पता है जीटा का वैल्यू क्या होता है, म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस जीटा अगर है
दिख रहा है क्या यहाँ तक? विजिबल है? दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, x का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है तो ये बहुत बड़ा वैल्यू होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, है ना जी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट क्लियर है? ये सबको क्लियर हो गया? 5th नंबर पॉइंट, वेरी गुड। अब क्या लिखा है, ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये इसमें टेम्परेचर वेरी कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू उतना ही आएगा, ठीक है। टेम्परेचर कम करें चाहे बढ़ाएं, बट ये डिपेंड करता है। पारमाणविक सब्सटेंस में अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपका वैल्यू गिर जाएगा, नेगेटिव। ये क्या होता है, उस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जीटा है हमारा ससेप्टिबिलिटी है वो घट जाता है। किसके केस के लिए? पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। जो डायपोल है वो इधर उधर भाग जाएंगे, फिर तो वैल्यू गिर जाएगा उसका, ठीक है। आई का वैल्यू गिरेगा तो ऑब्वियसली जीटा वैल्यू गिर जाएगा। इसके बाद इसमें ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ कम्प्लेक्स मैनर में, मतलब कि थोड़ा सा अलग तरीके से वेरी करता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कम्प्लेक्स मैनर में वो जीटा का वैल्यू कम या फिर ज़्यादा होता है, मतलब डिक्रीज करता है उसमें भी, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करता है लेकिन कम्प्लेक्स वे में। जैसे इसमें हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसमें थोड़ा एक कम्प्लेक्स वैल्यू आता है, बट इतना याद रखेंगे बस, इतना इसमें लिखेंगे कि ये टेम्परेचर से वेरी करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ बोलेंगे ये भी वेरी करता है, डिक्रीज करता है लेकिन कम्प्लेक्स मैनर में करता है, ठीक है। ये कुछ समझ में आ गया ना, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं थी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर में, मैग्नेटाइजेशन लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड। जब तक हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है, तभी तक हम लोग का ये इसका मैग्नेटाइजेशन लास्ट करता है, मतलब कि इसको नेगेटिव आपको डायरेक्शन में अलाइन करता है। जैसे हटा देंगे H को, जैसे रिमूव कर देंगे वो फिर से न्यूट्रल बॉडी बन जाएगा, वो रिपेल नहीं करेगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी अगर H जब तक है तब तक ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तब तक ही इसमें वीकली अट्रैक्ट होगा, लेकिन जैसे H हटा देंगे वैसे ही इसका प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, रिटेन करता है, मतलब कि अब मैं हटा भी दीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें कि वो भी रिमूव होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जैसे मैग्नेटाइजेशन आप हटा भी देंगे फिर भी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिख रही होती है। समझ में आया? तो इस तरीके से 7 पॉइंट हो गया। और एक और 8 नंबर पॉइंट में आप क्या करेंगे, 8 नंबर पॉइंट में आप इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। इसको आप फिर समझने के लिए आप वीडियो पीछे कर लेंगे। इसको 8 नंबर पॉइंट में क्या करना है, तो आपको बस एग्जाम्पल लिख देना है। एग्जाम्पल 8 नंबर पॉइंट में एग्जाम्पल लिख देना है। तो एग्जाम्पल में आपको पहला हो जाएगा बिस्मथ कॉपर लेड सिलिकॉन नाइट्रोजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और H2O। इसका एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। सॉरी इधर चला गया क्या, H2O, ठीक है, H2O। उसका इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे 8 नंबर में, इसमें लिखेंगे एल्युमिनियम सोडियम कैल्शियम ऑक्सीजन CuCl2 कॉपर क्लोराइड। 8वां नंबर इसमें हो जाएगा आयरन कोबाल्ट निकल Fe2O3, ठीक है, Fe2O2, पता नहीं क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड तो Fe3O3 होता है ना, O4 सॉरी, पता नहीं, जो भी देख लेना, Fe2O2, ठीक, O2, क्लियर। ये है टोटल कहानी डाया पारा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, अच्छा लगे तो लाइक मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद।